अभी हम किस में चल रहे हैं? जनरल इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं ना। तो जनरल इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले ये फैक्ट भी आ जाता है, क्या महिला भी चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनी है या नहीं बनी है? बिल्कुल बनी है। ओके, वेरी गुड। चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कौन बनी है? प्रथम, फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमीशन यानी प्रथम महिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है भाई? BS रमा देवी। रमा है भैया ना, BS रमा देवी 1990। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है जहां पुरुष बनता है वहां महिला का भी क्वेश्चन बनता है, जहां महिला बनती है प्रथम तो पुरुष का भी क्वेश्चन आएगा। तो प्रथम पुरुष का भी आ जाता है कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन, प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो कौन बनाता है? अगर मैं मेल की बात करूं, सुकुमार सेन। ये तो स्टार्टिंग में थे, स्टार्टिंग की बात की जाती है तो ये स्टार्टिंग में थे, है ना। कौन थे भाई? सुकुमार सेन। अब हम आगे बात करते हैं, करंट में जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? करंट से जोड़ लेते हैं। अब देख लेते हैं करंट में कौन है। जब राजीव कुमार, गुड। हाँ, अभी ये कौन है? राजीव कुमार वर्तमान के, गुड। अदर दो मेंबर की बात करता हूं मैं। एक तो कौन है? अनूप चंद्र। एक कौन है आपके? अरुण गोयल। ये दोनों क्या हैं? अरे ये भाई मेंबर है, ये मेंबर है। ये कौन है? चीफ है। ठीक है। और मजे वाली बात यह है कि यहां तक भी आयोग सीमित नहीं रहेगा। अब ये आपसे ये पूछेगा, राजीव कुमार जी कौन से इलेक्शन कमीशन के कितने क्रम के हैं? पता है किसी को? इनका क्रम कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। इसका है 25। कौन थे? 25। फिर आयोग पूछेगा, बताए राजीव कुमार से पहले कौन कौन इसके मुख्य निर्वाचन के अधिकारी थे? सुशील चंद्र। क्या पूछेंगे भाई? जरूरी थोड़ी वर्तमान वाले पूछे, इससे पहले वाले पूछ सकते। कौन है? सुशील चंद्र। अब याद रखिए, जब सुशील चंद्र कौन थे? मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। तब ये बंदा कौन था? मेंबर था। ये कौन था? जब सदस्य था। इसमें सीनियरिटी का क्या किया जाता? पालन किया जाता है। जैसे ही वो क्या हुए? रिटायर्ड हुए। राजीव कुमार जी क्या बन गए? आपके चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यानी वर्तमान स्ट्रक्चर सभी को समझ में आया? यहां तक क्लियर? ओके, आगे बढ़े। अगर मैं बात करूं यहां पर वोटिंग की, पहला वोट कब हुआ था? पहली वोटिंग कब हुई थी? सन की बात 1951। याद रखिए। और प्रथम बार इलेक्शन की बात की जाती है तो कब होता है इलेक्शन? 1951 में। स्टेट की बात करूं तो हिमाचल। अगर और डीप पूछ ले आपसे, वैसे तो नहीं पूछता बट और डीप पूछ ले तो क्या बता पाओगे आप? स्टेट में हिमाचल। अगर और प्लेस की बात की जाती है तो आप जाकर और ढूंढ सकते हो उसमें, है ना। ढूंढ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है ना, कुछ भी पूछ सकता है आयोग। तो यहां तक इनका जनरल इंट्रोडक्शन सभी को समझ में आया? क्लियर है तो सभी को? यहां तक साथ हो मेरे? ओके, जब तक साथ रहेगा तब तक विकास होता रहेगा, है ना। चलिए भाई, थर्ड पॉइंट की ओर मूव करते हैं हम, क्योंकि आपको पता है इसको अपन पढ़ेंगे तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा अनावश्यक बात करने की बजाय, अनावश्यक से मतलब कोई ज्यादा आपसे चर्चा करने के बजाय अपन टॉपिक पे बात करें ताकि अपना ज्यादा से ज्यादा उस पोर्शन को कवर कर सके। फोर्थ पॉइंट लगाया था मैंने आपको, इंपोर्टेंट आर्टिकल। कुछ महत्वपूर्ण इनके आर्टिकल है तो वो पढ़ने हैं। आर्टिकल की बात करें तो 324 से लेकर 329 तक महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ओके भाई, महत्वपूर्ण अनुच्छेद में सबसे पहले हम पढ़ेंगे 324, आर्टिकल 324। ठीक है,
आर्टिकल 324, इसमें थोड़ा सा ये लिखेंगे आप, क्लॉज 1 लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखेगा तो भी चलोगे, है ना, समझ पा रहे हैं ना भाई। अगर हम इसके आगे नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, तब भी वो क्या माना जाता है कि 324 ही है ना, 1 लिखेंगे तब भी 324 ही मानेंगे। अब इसमें दिया हुआ है भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा, क्या लिखा हुआ है इसमें, है या नहीं है ना, हाँ बिल्कुल है। कहाँ है, दिल्ली में है, दिल्ली में। चलो संविधान में कहाँ है, 15 आर्टिकल में। इसके अभी वर्तमान बॉस कौन है, वर्तमान बॉस कौन है इनके, राजीव कुमार। इससे पहले के बॉस, प्रथम बॉस, ओके गुड। फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रामा देवी। कब, 1990 के दशक की बात की जाती है ना। तो 324 क्लॉज 1 ये समझ में आया सभी को, क्या कहता है, भारत में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। 324(2) आर्टिकल 324 क्लॉज 2 क्या कहता है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। किसकी बात करेगा भाई, स्ट्रक्चर बोले तो संरचना। तो इसकी संरचना अब मैं मेंशन नहीं करूंगा, क्यों, जस्ट मैंने अभी आपको बताई, उसी को छाप देना है यहाँ पर। वर्तमान की क्या 1+2। अगर हिस्ट्री की बात करें तो सभी को समझ में आ गया अभी, पहले क्या थी कॉन्स्टिट्यूशनल में और वर्तमान में क्या है। तीसरा आर्टिकल 324 क्लॉज 2, सॉरी 3, आर्टिकल 324 क्लॉज 3 में क्या बोलता है, ये बोलता है कि ये तीनों सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, ये तीनों सदस्य होते हैं। बट ये तीनों समान, तीनों के वेतन भत्ते सब कुछ समान होते हैं, इक्वल होते हैं। बट यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इसका मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा, चीफ होगा, वो इस आयोग का अध्यक्ष होगा। पॉइंट क्लियर सभी को। 3 मेंबर होते हैं, 3 में से एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, जो इसका चीफ रहेगा, जो इसका मुखिया रहेगा, वो इस कमीशन का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। यानी कि इसका जो चीफ रहेगा, मुखिया रहेगा, वो इस आयोग का क्या कहलाएगा, अध्यक्ष। ठीक है भाई, वो इस आयोग का क्या कहलाएगा भाई, अध्यक्ष कहलाएगा। आर्टिकल 324 क्लॉज 4 इनकी नियुक्ति से संबंधित क्या है, नियुक्ति से संबंधित इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब इनकी जो नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। बट इसमें क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। आई थिंक आप लोग अपडेट नहीं होंगे, चेंज कर दिया गया था। अगर आपको ज्यादा ही इसका डीप पढ़ना, कब चेंज किया गया, कैसे क्या किया गया था, तो 7 मार्च 2023 का द हिंदू जाकर देख लीजिएगा। ये डेट नहीं निकाला मैं, 7 मार्च हो गया, 7 मार्च 2023। तो अब इसकी नियुक्ति की बात करेंगे हम। तो जैसे नियुक्ति पहले राष्ट्रपति करते थे, उसमें सब डिटेल्स में दिया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई है ये। तो उस समिति में अब नियुक्त कौन करेंगे, एक तो प्रधानमंत्री, एक विपक्ष के नेता, एक सीजेआई, राइट। यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, एक समिति बनाई है कि ये क्या करेंगे, अब इनका नियुक्ति करेंगे। इसके अलावा और भी है, लेकिन अभी उनको हम नहीं पढ़ेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना। सिर्फ यहाँ पर एक ही पढ़ना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई थी वो कितनी है, 1 2 3। पहले कौन नियुक्त करते थे उनको, प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर एक मुद्दा ये उठता है कि अगर पार्लियामेंट द्वारा किसी बिल बनाया जाता है, बिल के माध्यम से कोई कमेटी बनाई जाती है इनको नियुक्ति से संबंधित, और एक सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, अगर दोनों में से अगर चुनना हो तो किसको अगर प्रायोरिटी दी जाएगी, पार्लियामेंट। ये याद रखना है ना। क्यों, क्योंकि जो लॉ बनाने का काम करती है, जो नियम कानून बनाने का काम करती है, वो कौन का काम है, पार्लियामेंट का। और जबकि जो जस्टिस की बात की जाती है तो वो कौन करता है, न्याय का काम, जुडिशियरी। जबकि हम पढ़ते हैं ना आर्टिकल 50 में
पावर ऑफ सेपरेशन की बात करते हैं, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल 50 में याद होगा सभी को। तो यानी कि दोनों की शक्तियां क्या है, अलग अलग है। दोनों की देखा जाए प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, संसद को, है ना। यहां तक क्लियर है सभी को नियुक्ति से संबंधित। अब आगे बढ़ते हैं 324 क्लॉज 5, आर्टिकल 324 क्लॉज 5। अब इन 324 क्लॉज 5 में वेतन भत्ते, पहला पॉइंट वेतन भत्ते की बात कर रहा है। तो इनका जो वेतन भत्ता रहता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान रहेगा। याद रखना, सीजीआई के समान नहीं, जज के समान रहेगा, राइट। जितना भी उनका सुप्रीम कोर्ट के जजेज रहते हैं तो उनके समान रहेगा। बताएं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रक्चर क्या है, 1+33, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 क्या रहेंगे, अन्य न्यायाधीश। तो इनके जो 33 इनके अन्य के क्या रहते हैं, वेतन भत्ते रहेंगे, वो ही इनको दिए जाएंगे। दूसरा, अलाभकारी परिवर्तन नहीं, अलाभकारी परिवर्तन नहीं। और यहाँ पे ये समझना, अलाभकारी परिवर्तन से मतलब ये समझना, जब पद ग्रहण कर लेंगे तो इनके वेतन भत्ते में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई। माना कि कोई आप में से क्या बन जाता है, मुख्य निर्वाचन आयोग बन जाता है। तो यानी कि मुख्य निर्वाचन आयोग बन जाता है, तो जब आप पद ग्रहण करोगे ना, उस समय से आपको, जब तक आपका कार्यकाल रहेगा तब तक आपको जो वेतन रहेगा उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ओके, अलाभकारी परिवर्तन नहीं। दूसरा, पदावधि, यानी कि पद की जो अवधि रहती है वो कितनी रहती है, या तो उसको कार्य करते हुए 6 वर्ष हो गए हो, या फिर उसकी एज कितनी हो गई हो, 65 वर्ष, तब क्या रहेगा, तब तक वो पद पर बना रहेगा। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं इनके त्याग पत्र की। ये रिजाइन किसको देंगे, ये देंगे किसको, प्रेसिडेंट को। किसको देंगे भाई, राष्ट्रपति को क्या देंगे, ये अपना त्याग पत्र देंगे। अब आता है कि भाई ये हटाएंगे कैसे इनको, अगर ये क्या कर देते हैं, अपने कार्य को सही ढंग से नहीं करते हैं, कुछ इस प्रकार से कानून का उल्लंघन करते हैं, आपके कुछ प्रकार से इसे करप्ट करने लगते हैं, तो इसको हटाने की भी बात की जाती है। तो इसकी जो हटाने की बात की जाती है, तो हटाने को यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के जो जज न्यायाधीश रहते हैं, उनको जो हटाने की प्रोसेसिंग है, वही प्रोसेसिंग इनको क्या है, दी गई है कि भाई उनकी जो मेथड है हटाने की, वही मेथड क्या है, आपको हटाने की है। यानी कि उनको जिस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को, इसी प्रक्रिया द्वारा इनको हटाया जाता है। इनकी बात करें तो हम आपके भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों की, चाहे वो चीफ जस्टिस चीफ हो, चाहे वो कौन हो, मेंबर हो। क्लियर हुआ या तो सभी को, वेतन भत्ते समझ में आया, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। इसकी परिवर्तन से ये है कि जैसे कि मधु है, मधु क्या बन जाती है, आप बाहर वेतन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आपको 10 लाख मिलता है तो 10 लाख ही मिलेगा। ऐसा ना हो कि आपने पद ग्रहण कर लिया, बाद में पार्लियामेंट ने 8 लाख कर दिया, 6 लाख कर दिया, ऐसा नहीं करे। हाँ, आपका पद खाली रहता है तब वो बढ़ा या घटा सकती है, अन्यथा आपने जिस दिन से पद ग्रहण कर लिया उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इमरजेंसी वो एक अलग चीज है। जैसे कि इमरजेंसी में क्या होता है, वो तो सभी अधिकारियों के वेतन कम कर दिए जाते हैं ना। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज की हटाने की प्रक्रिया मैं आपको कल बताऊंगा, है ना। अभी मेरा इसमें टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वैसा सिंपल सा है, उसमें डिफिकल्ट प्रोसेसिंग है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की प्रोसेसिंग क्या है हटाने की, उसको हटाया जाएगा तो अगर राज्यसभा में बिल लाया जाता है तो 50 सदस्य रहेंगे, लोकसभा में लाया जाता है तो 100 सदस्य रहेंगे। दोनों ही ऐसे, लोकसभा में लाया जाता है लोकसभा अध्यक्ष लेगा उस पर उसको प्रस्ताव को, राज्यसभा में राज्यसभा सभापति रहता है। दोनों को ये अधिकार होता है, वो स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं। उसके बाद में ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति उसको 3 सदस्य समिति बताते हैं। 3 सदस्य में कौन रहते हैं, तो सीजीआई रहते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का जज रहता है, एक राष्ट्रपति की नजर में अच्छा प्रवक्ता रहता है। जब ये समिति बता देती है कि ये गलत किया, इसने करप्ट किया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में संसद में ये आपका प्रस्ताव जाता है। दोनों ही सदनों में 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इनकी क्या रहती है, प्रोसेसिंग रहती है। कल मैं और अच्छे से समझाऊंगा इसको, है ना।
तो यहां तक ये क्लियर हुआ है समझ में? हाँ, आगे लिखें इसी में आर्टिकल 324 क्लॉज 6 राष्ट्रपति और राज्यपाल राष्ट्रपति और राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे। कर्मचारी उपलब्ध प्रेसिडेंट एंड गवर्नर विल प्रोवाइड टू स्टाफ, है ना, कराएंगे। ठीक है भाई, यानी क्या कराएंगे ये, अगर उनको जरूरत पड़ी कि जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जैसे मदद मांगी कि भाई उनके लिए और कर्मचारी की जरूरत है, तो कौन करवाएगा? राष्ट्रपति। केंद्र की बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे तो कौन प्रोवाइड कराएगा स्टाफ? गवर्नर, यानी बोले तो राज्यपाल। ठीक है, तो यहां तक आर्टिकल 324(6) यहां तक क्या हो जाता है, एक क्लॉज कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में स्टार्ट होता है आपका 325 अब 325 को पढ़ेंगे हम कल, क्योंकि अभी कितना हुआ, टाइम ज्यादा हो गया, किसी का कॉलेज भी रहता है। तो यहां तक मुझे बताएं, किसी का कोई प्रश्न?